हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है प्रीवियस ईयर के जो आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जो है आपका 2024, 23 और जो आपका जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है उसके कुछ हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए। आज हम आगे के जो आपके बाकी ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे और आज भी हम एमसीक्यूज में ही कंटिन्यू। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, मूल ऊर्जा स्तर पर कोणीय संवेग कितना हो। आपके यहाँ ऑप्शन है h/π, बी है h/2π, सी है h/4π, डी है 2h/π। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं मूल ऊर्जा स्तर की और हाइड्रोजन एटम के केस में बात करते हैं, तो आपने ये पढ़ा है कि जो आपका हाइड्रोजन एटम का जो है मूल ऊर्जा स्तर पे कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π होता है। यानी आपका आंसर होगा बी, h/2π। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट करिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, वायु के सापेक्ष कांच और जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। क्या कहा गया है? कहा ये गया है कि जो आपके वायु है, वायु के सापेक्ष या उसके रिस्पेक्ट में कांच का और वायु के सापेक्ष जल का आपको अपवर्तनांक दिया गया है 3/2 और 4/3। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक है, यानी आपसे पूछा गया है कांच और जल का, ठीक है, दोनों का एक साथ अगर हम रिलेटिव जो है रिफ्रैक्शन लें, यानी इनका अपवर्तनांक लें तो कितना है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस Ri of glass and water with respect to air is 3 and 4/3 respectively. The Ri of यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 8/9, दूसरा है 9/8, तीसरा है 7/6 7/6 और चौथा है डी 2। यहाँ पे आपको जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, अपवर्तनांक दिया गया है, ठीक है, ग्लास का और वायु के सापेक्ष और वाटर का, ठीक है, वायु के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्लास और वाटर का निकाल। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी आप लिखेंगे आप इसे कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बटा, ठीक है, वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहला कितना है 3/2, ठीक है, इसे डिवाइड कर देंगे आप किससे,
दूसरा कितना है 4/3, सॉल्व करेंगे 3 ऊपर आ जाएगा तो 3 इंटू 3 हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी 9/8। ठीक है, तो आपका पूर्णांक इस तरीके से आएगा और यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो 9/8 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे और फिर इसका आंसर लिखेंगे 9/8। नोट कर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, यदि आवेशित कण का वेग दुगना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेशित कण के मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी। क्या कहा गया है, इफ वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज डबल, यानी क्या कहा गया है कि एक आवेशित कण है उसकी वेलोसिटी को हमने दुगना कर दिया, उसका वेग दुगना कर दिया, एंड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाफ, और बी का मान आधा कर दिया है। देन रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी, यानी अगर हम ऐसा कर दें तो चार्ज पार्टिकल या आवेशित कण का जो पथ है उसकी जो त्रिज्या है उसमें क्या फर्क आएगा, यानी क्या चेंज आएगा। पहला ऑप्शन है 8 गुना यानी 8 टाइम्स, बी है दुगना यानी डबल, सी है 4 गुना यानी 4 टाइम्स, और डी है 3 गुना यानी 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो है चार्ज पार्टिकल गति कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, इसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर एक बल लगेगा, यानी यहाँ पे जो हम यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला निकालेंगे वो एक फोर्स के जो है फॉर्मूले के जरिए निकाल। ठीक है, पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जब भी आपका चार्ज पार्टिकल या आवेशित कण जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पे बल, और वो क्या करेगा, ठीक है, तो उसका जो फोर्स होगा वो बराबर, जब वो मोशन कर रहा है गति कर रहा है तो उसका जो उस पे जो फोर्स लगेगा वो mv²/r, क्योंकि क्या होता है आप जो है आपने पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में गति करता है तो वो सर्कुलर मोशन में, ठीक है, और फोर्स आपका किधर लगता है, अंदर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम फॉर्मूला ले रहे हैं, F बराबर mv²/, अब F को आप लिख सकते हैं QVB। ठीक है, चलो हम चलो Q ही ले लेते हैं, तो QVB बराबर हो जाएगा mv²/r। ठीक है, और दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है कि हमारा चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, हमने चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ा दिया, यानी जो आपका अगर हम नए चार्ज पार्टिकल की बात करें तो उसकी वेलोसिटी v' जाएगी जो कि दुगनी हो जाएगी आपके v से, यानी वेग से। ठीक है, v यानी वेग से दुगनी हो जाएगी। और इसी तरीके से b की बात की जाए तो वो b' हो जाएगा जो कि b का आधा हो जाएगा, हाफ कर दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड को। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नया फॉर्मूला होगा वो होगा Q v' बराबर m v' का स्क्वायर/r', क्योंकि मास तो आपका सेम रहेगा, चार्ज आपका सेम रहेगा, कण वही है। ठीक है, मास वही है, द्रव्यमान उसका वही है, उसका चार्ज वही है, क्या चेंज किया है, वेग। ठीक है, और आपका जो बी है यानी मैग्नेटिक फील्ड है उसे भी हमने कम किया है, आर हमें निकाल। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Q v' कितना है आपका 2b, v' कितना है 2b, तो आप लिख देंगे 2b, b कितना है आधा, b' b/2,
एम वी डैश कितना है 2v का स्क्वायर, आर डैश को एज इट इज रख दें। अब इसे सॉल्व करेंगे, आर डैश इधर आ जाएगा, एम 2v का स्क्वायर, ठीक है 2v का होल स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा q 2v b बाय 2, ठीक है। इस तरीके से ये आएगा, ये हमारा r डैश की वैल्यू आई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे r डैश बराबर लिखेंगे m 4v का स्क्वायर q, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा vb, तो r डैश बराबर हो जाएगा 4 को बाहर लगा रख दीजिए, m v स्क्वायर अपॉन q v b, कैंसिल कर दीजिए, आर स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी r डैश बराबर 4mv अपॉन q। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ठीक है फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसमें अगर आप r की वैल्यू निकालें तो आपके पास r की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है पहली इक्वेशन से क्या दिया है q v b बराबर mv स्क्वायर अपॉन r निकालें तो r बराबर mv स्क्वायर अपॉन q v b, तो r बराबर m अपॉन mv अपॉन q b, ये आया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो तो ये कितना है r, ठीक है, तो ये r डैश बराबर 4r आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा रेडियस है, जो त्रिज्या है, त्रिज्या में क्या चेंज आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, जो आपका चार्ज है वो सर्कुलर मोशन करेगा, वृत्त पथ में गति करेगा, और उसके रेडियस में जो चेंज आएगा वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा C 4 टाइम्स, क्या होगा C 4 टाइम्स यानी 4 गुना, ठीक है नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत रोधी तार की एक कुंडली एक बैटरी से संयोजित है, ठीक है एक विद्युत रोधी तार है, इंसुलेटेड कॉइल है, उसको एक बैटरी से जोड़ा गया है। यदि इसे गैल्वेनोमीटर के पास ले जाया जाए तो इसका संसूचक विक्षेपित हो जाता है, क्योंकि क्या कहा गया है कि अगर हम इसको क्या करें गैल्वेनोमीटर के पास लेके आए तो इसकी जो पॉइंटर है वो विक्षेपित होता है, डिफ्लेक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है आपको बता। A coil of insulated wire is connected to a battery. If it is taken to galvanometer, its pointer is deflected because पहला है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, यानी द इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस। क्या कहा गया है कि यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है जो जिसके कारण डिफ्लेक्शन होती है। कुंडली एक चुंबक की भांति कार्य करती है, यानी जो आपकी कॉइल है इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट, यानी मैग्नेट की तरह कार्य करती है। फिर सी है, कुंडली में फेरों की संख्या बदल जाती है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर चेंज, यानी जो कुंडली में फेरों की जो संख्या है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुंडली की बात की गई है वो गैल्वेनोमीटर की कॉइल की बात दी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द। तो क्या कहा गया है, हमारे पास एक कॉइल है, एक कुंडली है, उसको हमने बैटरी से जोड़ा है। अब हमने क्या किया, कुंडली को बैटरी से जोड़ा, तो आप जानते हैं जब बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, इससे धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आप जानते हैं कि जब भी किसी कुंडली से धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो करता है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी आपके पास जो है चालक है जिससे धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास कॉइल है, कुंडली है, इसके चारों तरफ क्या होगा,
क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ भी जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब क्या किया गया है, गैल्वेनोमीटर को इसके पास लाया गया। ठीक है, मान लीजिए हमें गैल्वेनोमीटर इसके पास लेके आते हैं और इसके गैल्वेनोमीटर में हमें क्या दिखता है, डिफ्लेक्शन दिखता है। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे क्या हुआ है कि बैटरी लगाने के कारण करंट फ्लो हो रहा है जिससे चुंबकीय क्षेत्र कॉइल में उत्पन्न हो। अब जब हम गैल्वेनोमीटर को इसको पास लेके आते हैं, ठीक है, इसके पास लेके आते हैं तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में एक मैग्नेट होता है, ठीक है, वो इसके इन्फ्लुएंस में आता है, इसके मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है। ठीक है, अब उस कारण क्या होता है कि जो आपके ये जो सुई है इसके जो यहाँ पे सर्किट होता है इसका, उससे क्या होता है, करंट फ्लो करने, करंट फ्लो के कारण ये क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी जो आपकी सुई क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो डिफ्लेक्शन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो होने लगा, किसके कारण, आपके मैग्नेटिक फील्ड के कारण, यानी यहाँ पे करंट इंड्यूस हो। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, द इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसके कारण आपके जो है कॉइल में धारा प्रेरित हो जाती है और धारा प्रेरण के कारण ही आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसकी सुई डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका आंसर होगा नोट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड एट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। यानी आपसे पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो यहाँ पर वो एक्सेलरेशन किसमें कर रहा है, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट के विभव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कितनी है। अब यहाँ पे बात की गई है कि इलेक्ट्रॉन के त्वरण की, यानी वो मूव कर रहा है, ठीक है, 1 वोल्ट के विभव, या आप कह सकते हैं 1 EV जो है उसकी ऊर्जा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो इसमें आपका जो इसकी ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 1 EV होगी। ठीक है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 वोल्ट का जो विभव अंतर है उसमें गति कर रहा है, तो उसमें जो ऊर्जा आएगी वो आपकी 1 EV के बराबर होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। ठीक है, तो आंसर इसका होगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नोट करो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में संबंध है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज, यानी J और VD के बीच में आपको संबंध बताना है। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। अब यहाँ पे जो है आपके पास 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला है J बराबर NEVD, दूसरा है J बराबर NE अपॉन VD, तीसरा है J बराबर VDE अपॉन N और चौथा है J बराबर NE VD का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपको पता है, हमने इसमें डेरिवेशन भी किया था, हम इसको न्यूमेरिकल में भी इसको जो है फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा, यानी J बराबर NEVD। तो ये यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। क्या कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल से एंटर, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का आपको पथ बताना है कैसा होगा। पहला है परवलयाकार यानी पैराबोलिक, दूसरा है दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल, तीसरा है वृत्ताकार सर्कुलर
और चौथा है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एंटर कर। अब चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है। अब आप जानते हैं कि जब हम क्रॉस यहाँ पे सिंबल बनाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो इनवर्ड है, यानी अंदर की ओर। ठीक है, यानी बी की दिशा अंदर की ओर है, यह हम मान रहे हैं भीतर की ओर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है और ये अंदर की तरफ है। ठीक है, ये भीतर की तरफ है, तो इससे 90 डिग्री में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये इधर की तरफ गति करे। परपेंडिकुलर हो गया, ये अंदर हो गया, ये इधर हो गया। और आप जानते हैं कि जब भी हम करंट के बारे में बात करते हैं, करंट की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्या कहा कि जो आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड, जो आपका राइट हैंड रूल है उसको आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो हमने क्या कहा कि बी की दिशा क्या है, अंदर की ओर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, यानी करंट की दिशा इधर होगी, आई की दिशा आपकी इधर होगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, करंट की दिशा। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो इधर की ओर लगेगा। ठीक है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स होगा वो इधर की ओर लगेगा। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स इधर की ओर लगेगा तो ये इधर गति करेगा। फिर क्या होगा, फिर ये v यहाँ पे है। ठीक है, ये इस तरीके से गति करेगा यहाँ पे। यहाँ पे जब ये मूव करेगा तो ये सब किस में होंगे, 90 डिग्री में होंगे। यहाँ पे कहा गया है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एंटर कर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री में होगा। फिर ये फोर्स लगेगा तो ये इधर मूव करेगा, मूव करेगा, वेलोसिटी इधर है, मूव करेगा, फोर्स इधर लग रहा है, मूव करेगा इस तरीके से। ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है, बल इधर लग रहा है, गति इधर है, तो ये इस तरीके से मूव हो जाएगा। फिर ये वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा, वेग में परिवर्तन आएगा। लेकिन सॉरी, वेग में परिवर्तन आएगा, लेकिन वेग का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम हो। ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो ये इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मूव करेगा। v की वैल्यू सेम रहेगी, दिशा बदलेगी। और यहाँ पे आपको पता है थीटा का मान 90 डिग्री है सबके लिए, यहाँ पे 90 डिग्री में होगा। ठीक है, फॉर्मूला होगा एफ क्यू वी बी साइन थीटा, यानी साइन 90, यानी एफ बराबर हो जाएगा क्यू वी। तो फोर्स यहाँ पे जो लगेगा वो क्यू वी बी लगेगा, और यहाँ पे जो आपकी डायरेक्शन होगी वो आपकी सर्कुलर हो जाएगी, वृत्ताकार होगी। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे सर्कुलर यानी वृत्ताकार होगा। नोट करो। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी जो है इलेक्ट्रॉन जो है जो आपकी फील्ड है उसके लंबवत प्रवेश करेगा, तो हमेशा वो जब गति करेगा तो आपका वृत्ताकार में, इस तरीके से आपको इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? पहला ऑप्शन है आवेश यानी चार्ज, दूसरा है ऊर्जा यानी एनर्जी, तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, और चौथा है सामवेग यानी मोमेंटम। क्या कहा गया है कि जो आपका लेंज लॉ है वो किसके ऊपर बेस है? तो आप जानते हैं कि लेंज लॉ जो है आपकी एनर्जी यानी ऊर्जा के ऊपर बेस है, यानी आपका आंसर होगा सेकंड, एनर्जी यानी ऊर्जा। ठीक है, नोट करो।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी ईएम वेव्स। पहला है ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव, दूसरा है रेडियो तरंग यानी रेडियो वेव, तीसरा है जल तरंग यानी वाटर वेव्स, और चौथा है रस्सी में उत्पन्न तरंगे। तो आप ये जानते हैं कि जब हम ईएम वेव्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और ये दोनों परपेंडिकुलर होती है प्रोपगेशन। तो यहाँ पर अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो वेव क्या है, एक प्रकार की ईएम वेव्स है, ईएम जो है तरंगे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा रेडियो वेव्स यानी रेडियो तरंग। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म में अल्पतम विचलन की स्थिति में एक किरण 30 डिग्री कोण से विचलित होती है। प्रिज्म पर किरण पर का आपतन कोण है। Array deviates by an angle 30 degree in a prism of angle 60 degree. In maximum deviation condition, the angle of incidence of ray on prism is। ऑप्शन है आपके, पहला है 30 डिग्री, दूसरा है 45, तीसरा है 60, चौथा है 90। क्या कहा गया है कि एक प्रिज्म है, ठीक है, उसका जो है अल्पतम विचलन यानी डेल का जो मान है वो 30 डिग्री है, और प्रिज्म का जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो आपको आई का मान यानी इंसिडेंट एंगल बता। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज करके जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व कर। तो यहाँ पे आपको डेल दिया गया है, ठीक है, डेल है 30 डिग्री, ए है कितना है 60 डिग्री आपको यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे आप जानते हैं डेल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल बराबर 2i माइनस ए। तो आप यहाँ पे आई निकालना है, तो ये हो जाएगा आई बराबर डेल प्लस ए बाय 2, यानी आई बराबर डेल है 30 60 बाय 2, यानी आई बराबर 90/2 यानी 45 डिग्री। तो आई का मान कितना है 45 डिग्री है, यानी आपका आंसर है सेकंड 45 डिग्री। नोट। तो बच्चों, आज हमने प्रीवियस ईयर के जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे उन्हें हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।